नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट किताबों को बुक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं, पूरी डिटेल के साथ, अतिरिक्त तथ्यों के साथ। धामी जी की पुस्तक हम इसमें देख रहे थे। अभी तक 64 क्लासेस हम इसमें कवर कर चुके हैं। चैप्टर वाइज हम इसमें आगे चले हैं। उत्तराखंड की हिस्ट्री को हमने कवर किया, ज्योग्राफी की हमने क्वेश्चंस को देखा, और अब हम उत्तराखंड के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड के खनिजों के बारे में, उत्तराखंड के परिवहन तंत्र के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अगर आपने हमारी इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कल के वीडियो में जो हमारी हिमांशु कफलटिया जी की पुस्तक वाली सीरीज है, उसमें हमने एक सवाल को कवर किया था। काफ़ी फ्रेंड्स के कमेंट थे कि उसको दोबारा से यहाँ पे बताया जाए। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 14 था कि उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्र कितनी ऊंचाई पर आता है। तो उसका एक टेबल आपको मैंने वहां पे बताया था, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। उसको एक बार यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लीजिए। बेसिकली सवाल ये था, जैसे आप जानते हैं उत्तराखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, तो यहाँ पर भूमि का जो ऊंचाई है अलग अलग इलाकों में अलग अलग है। यहाँ पे ऊंचाई एक जैसी नहीं है। कुछ क्षेत्र हमारा 1000 मीटर तक है, कुछ क्षेत्र हमारा 1000 से 2000 मीटर तक है, कुछ 2000 से 3000 मीटर तक है। तो यहां से सवाल ऐसा बन सकता है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल कितनी ऊंचाई तक पड़ता है उत्तराखंड का। तो उसका एक टेबल मैंने आपको कहा था कि आप इसको नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए। चलिए फिर से इसको लगाते हैं। यहां पर आप उसका एक पूरा टेबल देख सकते हैं। हाइट कितनी है, 0 से 1000 मीटर तक लगभग 25.44%। इसके अलावा 1000 से 2000 मीटर देखेंगे तो 33% के करीब है, 32.94। 2000 से 3000 के मध्य में देखेंगे 13.37%। 3000 से 4000 के मध्य में देखेंगे तो लगभग आपका 7.5% के ऊपर है, और 4000 से ऊपर देखेंगे, 4000 मीटर के ऊपर, तो ये आता है आपका लगभग 20.5% के करीब। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल किसमें आता है, 32.5% के ऊपर है, लगभग 33%, 1000 से 2000 मीटर के मध्य में। उस सवाल में हमने इसी टेबल को यहां पे कवर किया था, इसी टेबल के आधार पे वो सवाल बना था। तो आई होप अब आपका कॉन्सेप्ट जो है, कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। 4 स्टेटमेंट है। देखिए, पहला, उत्तराखंड में संगमरमर केवल नैनीताल जिले में पाया जाता है। क्या ये सही है हमारा? ये आपका गलत है। संगमरमर उत्तराखंड में मुख्य रूप से देहरादून, टिहरी इन जनपदों में पाया जाता है। तो केवल नैनीताल में मिलता है, सीधा ये गलत होगा। मुख्य रूप से संगमरमर हमें ज्यादा मात्रा में जो मिलता है देहरादून, टिहरी, गढ़वाल में मिलता है, और कम मात्रा में चमोली जिले में मिलता है। ठीक है। मसूरी के समीप संगमरमर के पर्याप्त भंडार हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला गलत है। फॉस्फोराइट के भंडार मुख्य रूप से टिहरी जिले में स्थित हैं। क्या ये वाला सवाल आपका सही है? क्या ये कथन सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। जो फॉस्फोराइट है उत्तराखंड में मुख्य रूप से ये मिलता है हमें रंजघेवा क्षेत्र में। रंजघेवा क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है? फॉस्फोराइट के लिए फेमस है। और ये रंजघेवा क्षेत्र किस जनपद में है? टिहरी, गढ़वाल में। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही यहाँ पे होगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल टिहरी में मिलता है, मुख्य रूप से टिहरी में मिलता है, कुछ मात्रा में देहरादून में भी मिलता है। बेराइट्स खनिज केवल उधम सिंह नगर में पाया जाता है। बेराइट खनिज का जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है और सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, ये है देहरादून। तो ये कहाँ मिलता है? मुख्य रूप से देहरादून में। ये भी गलत है। राज्य में लौह अयस्क के भंडार केवल मैदानों में सीमित है। जो लौह अयस्क है, लोहा है, ये हमें क्या केवल मैदानी जनपदों में या मैदानी इलाकों में मिलता है? ये वाला आपका गलत है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर लोहे के जो 2 इंपॉर्टेंट प्रकार होते हैं, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, दोनों प्रकार का लोहा उत्तराखंड में मिलता है।
और ये हमें मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? नैनीताल के कालाडूंगी और रामगढ़ क्षेत्र में, जो कि मैदानी नहीं है, पहाड़ी इलाका है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल बी वाला आपका सही होगा। उत्तराखंड के खनिजों के ऊपर, खनिज संसाधन के ऊपर धामी जी की पुस्तक जब हमने कवर करी थी, उसमें भी हमने डिटेल से बात करी है। परीक्षा वाणी वाली सीरीज में भी हमने डिटेल से बात करी है। अगला, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, इसके लेकर के दो स्टेटमेंट देखिए। पहला, इसका गठन पर्यटन विकास बोर्ड अधिनियम 2001 के तहत 28 नवंबर 2001 में हुआ था। क्या ये सही है? यूटीडीबी को लेकर के सवाल बना हुआ है कि इसका संबंध किस विभाग से या किस क्षेत्र से है, तो ये पर्यटन विभाग से संबंधित है। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 28 नवंबर 2001 में हुई थी। पहला सही है। दूसरा, पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। यह भी सही है। देश में पहला राज्य बना था उत्तराखंड जिसने पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया था। ठीक है, 2001 में किया था। और इसकी जो टैगलाइन है, उत्तराखंड पर्यटन की जो टैगलाइन है वो क्या है? यह है सिंपली हेवन। इसको भी आपने याद रखना है। उत्तराखंड का पर्यटन मॉडल किस देश पर आधारित था? सिंगापुर मॉडल पर आधारित है। इसको भी याद रखना है। ठीक है, यहां पर आपको पूछा है कौन सा सही है। 1 और 2 दोनों सही है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत मुख्य रूप से किन सेवाओं को संचालित करने का प्रावधान है? ये योजना भी कई बार पेपर में आई है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो ये योजना थी, यह किस इलाके से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यटन स्वरोजगार योजना है ये। ठीक है, इसे कब शुरू किया गया था? तो 1 जून 2002 में इसको शुरू किया गया था। यह योजना उत्तराखंड में युवाओं को, या जो बेरोजगार युवा हैं खासकर उनको, पर्यटन के क्षेत्र में स्वरोजगार देने के लिए शुरू की गई। इसके माध्यम से मुख्यतः क्या शुरू करना था? इसके माध्यम से मुख्यतः पर्यटन हेतु टैक्सी और बाइक टैक्सी संचालन की शुरुआत करनी थी। मुख्य रूप से ये इसी पर फोकस था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, कि जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, पर्यटन के लिए वे परिवहन क्षेत्र में स्वरोजगार करें और उसके लिए सरकार उनको सब्सिडी देगी। तो स्वरोजगार योजना थी ये, जैसे युवा अपना काम खुद करें, सरकार उनकी मदद करेगी। 2002 में से शुरू किया गया था। ठीक है, उत्तराखंड की योजनाओं के ऊपर राज्य गठन से लेकर के 2023 तक की जो इंपॉर्टेंट योजनाएं थी उनके ऊपर एक मास्टर वीडियो बना हुआ है। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट वीडियोज है जो मैं आपको वीडियो के दौरान बताता रहता हूं, अगर आपको उनको कवर करना है तो कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन से आप उसका लिंक देख सकते हैं। अगला, उत्तराखंड में सड़क परिवहन के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सड़क परिवहन को लेकर के अब आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, वर्ष 1827-28 में ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य आरंभ किया। यह आपका बिल्कुल सही है। एक सवाल आपसे पेपर में पूछा गया था ट्रेल को लेकर के ही कि ये जो धार्मिक यात्राओं वाली सड़कें हैं इनका निर्माण किस कमिश्नर ने करवाया था? ट्रेल ने करवाया था। और इसीलिए ट्रेल के ऊपर ईसाई होने के बावजूद हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगा था। अब हो सकता है अगली बार वर्ष पूछ ले, कहां से कहां किसने सड़कें बनवाई थी? तो बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण इसने करवाया था, हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ। 1827-28 में यह निर्माण शुरू हुआ था। बिल्कुल सही है। 1830 में ट्रेल ने तिब्बत व्यापार हेतु एक दर्रा खोजा जिसे ट्रेल पास कहा जाता है। क्या ये वाला कथन आपका सही है? ट्रेल ने ट्रेल पास दर्रे की खोज करी थी जिसमें उसका जो सहयोगी था मलक सिंह बूढ़ा था। ठीक है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को ये जोड़ता है और फिर पिथौरागढ़ से आगे आप तिब्बत तक व्यापार करने इसके माध्यम से जा सकते हैं। ठीक है, तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में यह स्थित है। डायरेक्ट तिब्बत से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन इसके माध्यम से आप पिथौरागढ़ में और फिर आगे तिब्बत जा सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन आता है, ट्रेल दर्रा किन किन के बीच है? बागेश्वर, पिथौरागढ़। ट्रेल दर्रा किसने खोजा? तो विलियम ट्रेल का नाम आता है। किसके सहयोग से खोजा? तो मलक सिंह बूढ़ा का नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तीसरा, 1907 के बाद सड़कों की देखभाल का जिम्मा म्युनिसिपल बोर्ड से सार्वजनिक निर्माण विभाग को मिला।
क्या ये सही है? कुमाऊं कमिश्नरी में 1907 तक सड़कों की देखभाल करना, सड़कों को मेंटेन करने का जो काम था वो म्युनिसिपल बोर्ड को दिया गया था, उसके अधिकार क्षेत्र में था। 1907 में यह काम जो पीडब्ल्यूडी विभाग होता है, लोक निर्माण विभाग, उसको दिया गया। क्वेश्चन डायरेक्ट वन लाइनर में बना सकता है कि इसको ये जिम्मेदारी कब मिली, तो 1907 में मिली। यहां पर आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार सभी विभागों के अधीन मार्च 2024 तक राज्य सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, इसको आपने ऐसे में करना है। ठीक है, तो देखिए राज्य सरकार के जो आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करते हैं, जो उत्तराखंड सांख्यिकी डायरी है 2023-24 का डेटा उपलब्ध है। ये आया था 1 जनवरी 2025 में। ठीक है, इसमें मार्च 2024 तक की स्थिति को बताया गया है। इसके अनुसार जो उत्तराखंड में टोटल सड़कों की लेंथ है, इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग भी आते हैं, इसमें जिला सड़कें भी आती हैं, ग्रामीण सड़कें भी आती हैं, इसमें जो नगर पंचायतों के मार्ग होते हैं, स्थानीय निकायों के अंतर्गत मार्ग आते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं, सभी मार्ग शामिल हैं। तो कुल सड़क लंबाई उत्तराखंड में 2024 तक के अनुसार ये कितना है? 47,622.39 वर्ग किलोमीटर। इससे पहले का जो डेटा था, यानी सांख्यिकी डायरी 2022-23 में, उसमें 47,173 के करीब था, जो अब 47,622 हो गया है। यह डेटा जनवरी 2025 में आया था, 2023-24 की सांख्यिकी डायरी। ठीक है, एक और चीज आपने याद रखनी है, क्वेश्चन आता है नेशनल हाईवे को लेकर के। उत्तराखंड में टोटल नेशनल हाईवे कितने हैं? जब हमारा राज्य बना था उस समय नेशनल हाईवे की संख्या 9 थी। 2024 का जो डेटा है, जो लेटेस्ट परीक्षावाणी में दिया गया है, 2024 तक उत्तराखंड में नेशनल हाईवेज की संख्या 26 हो चुकी है। तो इस नंबर को भी आपने याद रखना है। नेशनल हाईवेज की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो परीक्षावाणी में 2024 तक का जो पूरा डेटा दिया गया है, उसके अनुसार नेशनल हाईवेज की लंबाई 3,664 किलोमीटर है। लेकिन सिर्फ इसको आपने याद नहीं रखना है, क्योंकि ये परीक्षावाणी में दिया गया है, जो लेटेस्ट वाली है। सांख्यिकी डायरी का भी आपने आंकड़ा याद करना है, जो 2023-24 का डेटा देता है, जिसमें जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी लंबाई टोटल 2094 किलोमीटर है। तो आपने दोनों डेटा को याद करना है, कहीं पर वो आपको ये देगा या फिर आपको ये देगा। ठीक है, संख्या भी याद रखनी है, क्या पता 26 जो अपडेटेड है वो ना दे, 22 वाला ही दे दे, तो 22 को भी आपने याद रखना है। ठीक है, राज्य के कुल सड़कों में सर्वाधिक और सबसे कम सड़क लंबाई वाले जिले क्रमशः कौन से हैं? तो देखिए उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो सड़कें हैं वो किस जिले में हैं, किस जनपद में हैं? उत्तराखंड में सर्वाधिक सड़कों वाला जिला पौड़ी है, सबसे कम सड़कों वाला जिला रुद्रप्रयाग है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, प्रस्तावित हिमालय राजमार्ग परियोजना, जिसे हिमालयन हाईवे स्कीम को भी कहते हैं, को क्रियान्वित किया जा रहा है। जो हिमालय राजमार्ग परियोजना है, इसे किस किस के बीच बनाया जा रहा है? ये बन रही है हमारी लोहाघाट से त्यूनी तक, चंपावत से देहरादून तक। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। लगभग 659 किलोमीटर लंबी यह परियोजना है, इसे हिमालयन हाईवे के नाम से भी कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे अधिक और सबसे कम लंबाई वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे वर्तमान की अगर हम बात करें NH7 है, और सबसे छोटा नेशनल हाईवे की बात करें, सबसे छोटा है हमारा NH30। तो ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, जो NH7 है इसकी लंबाई 400 किलोमीटर से भी ज्यादा है उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। जो NH30 है ये 3 किलोमीटर से भी छोटा है, 2.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो इसे सबसे छोटा बनाता है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या किस पर? जो बद्रीनाथ धाम है यह कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं? यह है आपके NH7 पर, जो हमारा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, यहीं पर स्थित है बद्रीनाथ धाम। इसके अलावा ऋषिकेश हो गया, देवप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग, जोशीमठ, बद्रीनाथ, माणा तक जाता है NH7। ठीक है, यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है?
देखिए पुराना वाला नंबर अब आपको याद नहीं रखना है, लेकिन एक बार पेपर में उसने पुराने डेटा पे सवाल किया था, तो पुराने डेटा को भी रिवाइज जरूर करना है आपने, लेकिन पहले नए डेटा को याद रखना है। नया डेटा के अनुसार यमुनोत्री जो धाम है हमारा, यह कौन से नेशनल हाईवे पर है? NH 134। पहले का जो डेटा था, गंगोत्री 108 पे आता था, यमुनोत्री 94 पे आता था, बद्रीनाथ धाम 58 पे, केदारनाथ धाम 109 पे। लेकिन अब याद रखना आसान हो गया है। आपको एक याद रखना है 7, एक याद रखना है 107, एक याद रखना है 34 और एक याद रखना है 134। जो 7 है यहां पे बद्रीनाथ धाम है, 107 में केदारनाथ धाम है, 34 में गंगोत्री धाम है और 134 में यमुनोत्री धाम है। ठीक है, इस वाले को आपने पहले याद रखना है। ठीक है, अगला, उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना देहरादून में कब की गई? जो उत्तराखंड परिवहन निगम है इसकी स्थापना होती है अक्टूबर 2003 में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है उत्तराखंड के सड़क परिवहन को लेकर के, चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना को लेकर के। यह योजना 2016 में शुरू हुई थी, खत्म होने के कगार पर है। 889 किलोमीटर की यह पूरी योजना है। ठीक है, अगला, उत्तराखंड में पहली बार मोटर या बस सेवा पहुंचाने के संदर्भ में सही मिलान करें। यानी कौन सी रोड पहली बार कब बनी या कहां पर पहली बार गाड़ी कब चली। जैसे दुगड्डा तक पहला सड़क मार्ग ये किस वर्ष में बना? तो दुगड्डा तक पहला सड़क मार्ग जो बना था ये 1919 में बना था। पहले का होगा बी। डाक सेवा हेतु पहली मोटर ये कब चली? ये हुई आपके 1918 में। दूसरे का होगा एक। देहरादून से मसूरी मोटर सेवा कब शुरू की गई? इसे शुरू किया गया था ऑप्शन सी में, यानी 1920 में, यहां पे सी आएगा। और ऋषिकेश से नरेंद्र नगर तक मोटर कब चली थी? 1934 में, यानी डी। BACD आपका सही आंसर है जो यहां पर है। ठीक है, अगला, हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए उत्तराखंड में हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी HMTC के नाम से इसे जाना जाता है। उत्तराखंड में स्थापित होने वाली पहली परिवहन कंपनी के नाम से जानी जाती है या इसको माना जाता है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, और इसे मुंशी ललिता प्रसाद टमटा ने स्थापित किया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इसके बाद जो हमारी दूसरी परिवहन कंपनियां थी, जैसे गढ़वाल मंडल ऑनर्स यूनियन, कुमाऊं मंडल ऑनर्स यूनियन, ये कब बने? इन दोनों का भी पूछा जाता है। जो GMOU थी ये बनती है हमारी 1941 के अंदर, और जो KMOU थी ये बनती है 1939 के अंदर। दोनों पेपर में आई हुई हैं। जो GMOU थी ये कोटद्वार में बनती है, KMOU ये बनती है काठ गोदाम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा टिहरी गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन भी बनी थी, ये बनती है 1950 के अंदर। ठीक है, गढ़वाल मोटर यूजर्स कंपनी भी बनती है 1958 में रामनगर के अंदर। ठीक है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो KMOU की बात कर रहा है, 1939 काठ गोदाम में इसकी स्थापना होती है, और GMOU की स्थापना 1941 गढ़वाल के कोटद्वार में होती है। उत्तराखंड के प्रमुख हवाई अड्डों और उनके संबंधित जिलों का मिलान यहाँ पे आपने करना है। नैनीसैनी हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है, यानी कि सी। गौचर हवाई अड्डा चमोली में है, यानी कि ए। चिन्याली सौड़ हवाई अड्डा ये हमारा उत्तरकाशी में है, यानी कि बी। और पंतनगर हवाई अड्डा उधम सिंह नगर में है, यानी डी। CABD आपका सही आंसर है। CABD आपका ये रहा ऑप्शन ए। उत्तराखंड के पहले पावर हाउस ग्लोगी पावर स्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का चयन करें। कथनों पर विचार करना है, सही कथन को चुनना है। ग्लोगी पावर स्टेशन को लेकर के सवाल है, देखिए यह उत्तर भारत का सबसे पहला और भारत का दूसरा बिजली घर बना। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। जो ग्लोगी पावर प्लांट है ये उत्तर भारत का पहला था और पूरे देश का दूसरा बिजली घर था। पहला बिजली घर दार्जिलिंग में बना था। ठीक है, ये देश का दूसरा, लेकिन उत्तर भारत का और उत्तराखंड का पहला था। ठीक है, 1907 में इसका कार्य शुरू होता है, 1909 में पूरा होता है, 1914 में यहां पर काम शुरू हो जाता है, उत्पादन शुरू हो जाता है। ठीक है,
इसकी स्थापना मसूरी के भट्टा फॉल में कर्नल बेर ने करी थी 1907 में। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही। अभी तक वर्ष पूछा जाता था कब हुआ, तो मैंने आपको कहा 1907 में काम शुरू हुआ, 1909 में बनकर तैयार हुआ, 14 से इसने काम करना शुरू कर दिया। इसकी स्थापना मसूरी के भट्टा फॉल में की गई है। कर्नल बेर का नाम आपने याद रखना है, इसने इसे स्थापित किया था 1907 में। इसमें विद्युत उत्पादन का विधिवत शुभारंभ 1914 में हुआ। यह भी सही है, अभी हमने देखा। तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही यहां पर होंगे। अगला, निम्नलिखित संस्थानों और उनकी स्थापना तिथियों को सुमेलित करें। अब उत्तराखंड के जो प्रमुख ऊर्जा निगम हैं उनको लेकर के सवाल है, उनका मिलान करना है। जो UJVNL है यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसे कब बनाया गया था? इसका गठन होता है 12 फरवरी 2001 में। पहले का हो जाएगा सी। जो UJVNL है ये कब बना? 12 फरवरी 2001 तक। ठीक है। इसके बाद आता है UPCL यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। UPCL की स्थापना कब होती है? UPCL हमारा बनता है 1 अप्रैल 2001 में, यानी कि डी। पहले का सी है, दूसरे का डी हो जाएगा। पिटकुल की बात करते हैं, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड। इसकी स्थापना कब की गई? पिटकुल बना था 1 जून 2004 को, यानी कि बी यहां पर आएगा। ठीक है। और फिर आता है THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 12 जुलाई 1988, यानी कि ए। CDBA आपका सही आंसर होगा। CDBA आपका यहां पर है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है। उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास हेतु उत्तरदायी संस्था उरेडा का गठन कब और कहां पर किया गया? तो देखिए, उरेडा जो बना था हमारा, ये बना था जुलाई 2001 में, अल्मोड़ा में इसे बनाया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है वो देहरादून के अंदर है, इसे भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन आता है आपके पास पेपर में, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के उरेडा बना था कब, या फिर इनमें से कौन सी संस्था है जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करती है या ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की पहचान करती है, उनकी खोजने का काम करती है? उरेडा करती है। ठीक है। इसके माध्यम से होम सोलर लाइट हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, सोलर लालटेन हो गए, दूर दूर तक उनको लगवाया जाता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उनको भी अपग्रेड करने का काम यह संस्था करती है। ठीक है। टिहरी जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। अब टिहरी परियोजना को लेकर के यहाँ पर स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, टिहरी जलाशय का आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है और इसे राष्ट्र का गांव की उपमा भी दी जाती है। बिल्कुल सही है आपका। इसका आधिकारिक नाम स्वामी रामतीर्थ सागर है और स्थानीय नाम सुमन सागर है। ठीक है। इसे राष्ट्र का गांव भी कहते हैं। इस परियोजना की कुल क्षमता 224 मेगावाट है, जिसमें टिहरी बांध 1000 मेगावाट, पंप स्टोरेज 1000 मेगावाट और इसी का हिस्सा है कोटेश्वर परियोजना 400 मेगावाट शामिल है। तो जो टिहरी परियोजना है हमारा, जो पूरा टिहरी परियोजना है 2400 मेगावाट की है। उसमें टिहरी बांध के 2 चरण हैं। पहला चरण 1000 मेगावाट का, दूसरा चरण पंप स्टोरेज से नाम से वो भी 1000 मेगावाट का, जिसे टिहरी परियोजना या टिहरी बांध द्वितीय भी कहते हैं। और तीसरा जो चरण है कोटेश्वर बांध के नाम से है, कोटेश्वर बांध परियोजना, जो कि 400 मेगावाट की है। ठीक है, ये भी सही है। इस योजना में केंद्र का 75% और राज्य सरकार का 25% धन व्यय हुआ है। क्या ये सही है? इसका जो निर्माण है, इसकी जो वित्तीय संरचना है 75-25 के हिसाब से हुई है, ये भी आपका सही है। इसकी कुल क्षमता 2400 मेगावाट है, जिसका पहला चरण 1000 मेगावाट का है, दूसरा चरण भी 1000 मेगावाट का है, तीसरा जो चरण है कोटेश्वर बांध वो 400 मेगावाट का है। यहां पर भी आपके तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। ठीक है। निम्नलिखित परियोजनाओं और उनकी संबंधित नदियों का मिलान करते हुए सही कूट यहां पर चुनें। एक तरफ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं दी गई हैं, जैसे लखवाड़ परियोजना। लखवाड़ परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? लखवाड़ परियोजना आपके यमुना नदी पर बनी है। पहले का हो जाएगा सी। ठीक है। देहरादून में स्थित है यह आपके। दूसरी है किसाऊ परियोजना। किसाऊ परियोजना टोंस नदी के ऊपर बनी हुई है, यह भी देहरादून में है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? ए। तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना की बात करें, यह बनी हुई है धौलीगंगा के ऊपर। और विष्णुगाड़ पीपलकोटी की बात करें, यह अलकनंदा के ऊपर बनी हुई है। तो यहां पर आपका क्या विकल्प बना? CABD। CABD हमारा आंसर होगा। CABD आपका यहां पर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा।
उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।